हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो हमने समझा था अबाउट द एंड ऑफ द कंजर्वेटिव एरा दैट हैपेंड इन द ईयर 1830 विद द जुलाई रेवोल्यूशन इन फ्रांस एंड कैसे जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने दोबारा 1830 में जो कंजर्वेटिव पावर था उसको ओवरथ्रो किया था एंड फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लुइस फिलिप को स्थापित किया था। आफ्टर फ्रांस हमने ये भी देखा था नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स जो थे पूरे यूरोप में फैला एंड सून हमने इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस को भी देखा। ग्रीस गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस द नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स जो नेशनलिस्टिक जो सेंटिमेंट्स है पूरे यूरोप में फैल गया। ऐसा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझाया था। अब हम लोग को इस वीडियो में ये देखना है कि जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स हैं वो किस तरीके से फैला। उसके लिए जो एक वर्ड आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है दैट इज रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म है क्या? इसके लिए थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से हट करके आप लोगों को थोड़ा डीप स्टडी देना चाहता हूँ। अक्सर रोमांटिक का मतलब हम लोग कुछ और सोचते हैं। लिटरेचर में, साहित्य में रोमांटिसिज्म मीन्स अ लव विथ नेचर, अ लव विथ इमोशंस। रोमांटिसिज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है। रोमांटिसिज्म क्या है? इट इज अ लिटरेरी मूवमेंट। हम जिस चीज़ से फोकस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान समझिएगा। रोमांटिसिज्म से पहले इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी लोग थे वो लोग ज़्यादातर लॉजिक पे बात करते थे, ज़्यादातर साइंटिफिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते थे। लाइक अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, इनको हम लोग न्यू क्लासिस्ट के नाम से जानते हैं। वो बहुत हाई लेवल चीज़ है। बट आप इतना समझ जाइए कि बिफोर रोमांटिक्स जितने भी लिटरेचर में बुक्स लिखे जाते थे या कविताएं लिखी जाती थी वो कहीं ना कहीं सटायर होता था, व्यंग्य, एक दूसरे पे कमेंट करना, एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लोग बुक्स लिखते थे। उस जमाने में लिटरेचर कहीं ना कहीं लॉजिकल ज़्यादा हो गया था। ऐसे में कुछ राइटर्स आपस में मिलकर के एक मूवमेंट का फाउंडेशन देते हैं दैट इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म लिटरेचर में दो पोएट लिखे आए, उनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज। ये दो राइटर्स थे, पोइट से बहुत फेमस पोइट। आपने कहीं ना कहीं इनका पोएम पढ़ा होगा, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर या ओड टू इमॉर्टैलिटी आपका विलियम वर्ड्सवर्थ का डैफोडिल्स। इन लोगों ने अपना एक बुक लिखा 1802 में। उस बुक का नाम था लिरिकल बैलेड। मैं पढ़ा रहा हूं उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, तो ध्यान दीजिएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज ने मिल करके सन 1802 में एक बुक का नाम लिखा था, एक बुक लिखा था। दैट बुक इज लिरिकल बैलेड्स। ये बुक बहुत सारे पोएम का एक संग्रहालय था, एक बहुत सारे पोएम्स का एक कलेक्शन था। इस बुक का एक प्रीफेस है, देखिए। उस बुक के प्रीफेस में, प्रीफेस मतलब इंट्रोडक्शन टू द बुक, विलियम वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को डिफाइन किया या लिटरेचर को डिफाइन किया। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि पोएट्री इज नथिंग बट अ रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज इन ट्रैंक्विलिटी। ये उनका दिया हुआ शब्द है, मैं आपको इजी वे में कर दे रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था पोएट्री इज रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज इन ट्रैंक्विलिटी। मैं इसको दोबारा आपकी नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जो पोएम है, जो पोएट्री है, मेमोरीज का, इमोशंस का एक शांत वातावरण, ट्रैंक्विल वातावरण में एक कलेक्ट करना, उसको पेन डाउन करना, उसको पोएट्री कहते हैं। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिस चीज को फोकस किया था दैट वाज इमोशंस। यहां से हमारा टॉपिक जुड़ता है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज जो पोएट्स थे, जो रोमांटिक्स पोएट्स थे, उन्होंने कंसेप्ट दिया, उन्होंने जोड़ दिया इमोशन का, कि इमोशन का होना जरूरी है।
उस टाइम पीरियड में सबसे बड़ा इमोशन क्या था? नेशनलिज्म। इसलिए कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए, यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ एस.टी. कॉलरिज ने अपने बुक्स में लोगों को, लिटरेचर को एक नया चेहरा दिया, साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर को एक नया फेस दिया अबाउट फोकसिंग मोर ऑन इमोशंस देन ऑन लॉजिक। लॉजिक को हटा करके इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करना। और उस जमाने में सबसे बड़ा इमोशंस लोगों के दिलो दिमाग में था, वो था नेशनलिज्म, बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड भी 1800 टू 1798 के लमसम ही है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जो सबसे बड़ा सेंटिमेंट्स था वो था आपका नेशनलिज्म। अब एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी जो नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी है वो लड़ाई झगड़ा, हमेशा लड़ाई करना या फिर ज़मीन कैप्चर करना, इस सब चीज़ से नेशनलिज्म आइडियोलॉजी नहीं फैलता। नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी को फैलाने में सबसे इम्पोर्टेंट जो हाथ होता है वो कल्चर का भी होता है। कल्चर, लिटरेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम इंडिया का पर्सपेक्टिव देखते हैं, इंडिया में क्या बस लोगों ने बलिदान दिया उसकी वजह से इंडिया आज़ाद हो गई? नहीं। क्या भगत सिंह ने बलिदान दिया उससे हम लोग अट्रैक्ट हो गए? हाँ, बलिदान जैसा अट्रैक्शन तो हुआ है, पर उतना नहीं हुआ है। भगत सिंह के बारे में लोगों ने प्रचार प्रसार किया। हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने कहा। जैसे हमारा बहुत फेमस गाना है वंदे मातरम, जन गण मन, फिर से हमारा इनका भगत सिंह का मेरा रंग दे बसंती चोला। ये सब गाना क्यों है? ये सब गाना कहीं ना कहीं लिटरेचर का ही तो है। ये सब गाना क्या है? इट इज़ अ पोएम, ऑल सॉन्ग्स अ पोएम मैक्सिमम। और ये जो पोएम है कहीं ना कहीं लिटरेचर से रिप्रेजेंट करता है। तो लिटरेचर और कल्चर ये भी रोल प्ले करता है नेशनलिज्म को फैलाने में। इनकलाब जिंदाबाद, ये हम लोग का इंडिया का अपना बनाया हुआ अपना कल्चरल एक टेक्स्ट है, अपना कल्चरल एक लाइन है जिससे लोग को प्रभावित किया गया। वंदे मातरम, देन वी हैव आज़ादी, बहुत कहा हम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये लाइन, ये सेंटेंसेस कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करते हैं। ये चीज़ हम लोग को यूरोप के कंटेक्स्ट में भी दिखता है। यूरोप में जितने भी रोमांटिक्स पोइट्स थे, जितने भी रोमांटिक्स लोग थे, उन्होंने कल्चर, साहित्य का सहारा लिया ये नेशनलिज्म को फैलाने में। इनमें से एक बुक में आपका एक जर्मन राइटर के बारे में दिया हुआ है, जोहान गॉटफ्राइड हेडर, ठीक है। उसको जर्मन भाषा में प्रोनाउंसिएट करेंगे तो इट विल बी लाइक योहान गॉटफ्राइड हेडर। ये जो व्यक्ति थे, ये भी ही इज ऑल्सो रोमांटिक, अ जर्मन रोमांटिक। ये भी इमोशन पर फोकस करते थे। ही ऑल्सो वांटेड द नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स टू फ्लॉरिश और फैले। बट इन्होंने एक और कंसेप्ट लाया जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड था। विलियम वर्ड्सवर्थ मानते थे कि जितना भी पोएट्री लिखा जाता है, साहित्य में जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं, वो सब कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेज लिखने से लोग नहीं पढ़ते, कॉमन लैंग्वेज पढ़ने से लोग अच्छी तरह समझ जाते हैं। इसलिए जोहान गॉटफ्राइड हेडर ने क्या किया, एक नया कंसेप्ट लाया, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वर्नैकुलर। वर्नैकुलर का अर्थ होता है लोकल। अगर मैं बात करूँ वर्नैकुलर लिटरेचर मतलब लोकल लिटरेचर, वर्नैकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज। उन्होंने क्या किया, नेशनलिस्टिक जो फीलिंग है, नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, उसको वर्नैकुलर लैंग्वेज से फैलाना स्टार्ट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे अपने आप को जोड़ सकें। अगर मान लो आपको समझाने के लिए मैं बोलता हूँ, कोई अभी छपरा में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाता है अमेरिका का हाई फाई, वो स्टेज पे बैठ करके इंग्लिश में मस्त भाषण देता है, कितने छपरा के लोग को समझ में आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज वो हमारी भाषा नहीं, वो हमसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर किसी को अपने ऑडियंस से कनेक्ट करना होगा, बात करते समय अपना प्रभाव डालना होगा, तो क्या करेगा? उसकी भाषा में समझाने की कोशिश करेगा। कोई नेता आता देखते हो, स्पेशली हमारे नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों, इससे क्या होता है, एक कनेक्शन जुड़ता है। वैसे ही नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट को फैलाने के लिए जोहान गॉटफ्राइड हेडर ने लोकल लैंग्वेज वर्नैकुलर का सहायता लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को प्रभावित किया जा सके, जो कि हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने भी कहा किया था। बहुत सारे फ्रीडम सॉन्ग्स हैं जो आपने नहीं सुना होगा, लाइक इन राजस्थान भी है हमारा मेवारी सरदार और राणा सुनता है जाजो जी। ये सब गाना है, ये सब सॉन्ग्स के थ्रू लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड किया गया था, एक इंस्पिरेशन दिया गया था लोकल लेवल पे। वैसे ही यूरोप में भी बहुत सारे ऐसे रोमांटिक पोइट्स थे, रोमांटिक राइटर्स थे, जिन्होंने वर्नैकुलर लैंग्वेज को अडॉप्ट करके नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को पूरे यूरोप में फैलाया।
यहाँ तक तो समझा दिया मैंने आपको रोमांटिसिज्म क्या होता है, वर्नाकुलर का इंपॉर्टेंस क्या है। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज लैंग्वेज एज अ वेपन। हम जानते हैं आज तक हम लोग को यही सिखाया गया कि भाषा क्या है, तो भाषा किसी व्यक्ति का अभिव्यक्ति का साधन है, अपने सोच विचार का आदान प्रदान को हम भाषा का रूप देते हैं। बट ये भी ध्यान रहे, आप 10th में हो, अब लैंग्वेज कहीं ना कहीं एक वेपन का भी रूप लेता है। लैंग्वेज इज अ वेपन। अगर आप इस चीज़ को आजमाना चाहते हो तो कभी अपने दोस्तों के बीच में कुछ उल्टा सीधा बोल के दिखाओ, अच्छा खासा मुंह में पड़ जाता है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, जोक है। पर देखिए, अगर कोई देश दूसरे देश को कैप्चर करता है, उसमें भाषा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी को दो तरीके से गुलाम बना सकते हो। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, हायर साइकोलॉजी, बहुत उच्च स्तर की साइकोलॉजी में कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को गुलाम बनाना हो तो दो तरीके से। एक तो उसको मार पीट के गुलाम बनाओ, इसमें खतरा है। जब तक आप ताकतवर हो तब तक बेचारा चुपचाप का काम करेगा, पर कभी ना कभी वो स्ट्रांग होगा, आप पे हावी पड़ेगा, आपकी जान भी ले सकता है। ठीक है। एक होता है मानसिक रूप से गुलाम बनाना, साइकोलॉजिकली उसको गुलाम बना देना। इसमें आपका लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है, जो कंट्री जिस कंट्री पे कैप्चर कर रही है, मान लो कंट्री ए है, सो अपने इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हम पे डोमिनेट किया, हम लोग को गुलाम बना लिया। उसके बाद वो ब्रिटिशर्स क्या किए, हमारा एजुकेशन सिस्टम को हटा करके दे स्टार्टेड टीचिंग अस इंग्लिश, जो शायद मैं अभी बोल रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड टीचिंग अबाउट देयर पोएट, दे स्टार्टेड टीचिंग द स्मॉल किड्स की इंग्लैंड इज ग्रेट एंड इंडिया इज द लैंड ऑफ सुपरस्टिशंस, स्नेक चार्मर्स, ऐसा हम लोग को बोला गया। तो जो नया जो जनरेशन इंडिया में बढ़ रहा है, उसको क्या पढ़ाया जा रहा है कि इंग्लैंड महान, इंडिया गुलाम। इससे क्या हुआ, जो बच्चा बड़ा होते जा रहा है वो धीरे धीरे उसके दिमाग में जो गुलामी का जो बीज है उसका पनपता जाता है, वो अपने आप को इंफीरियर शो कर दिखने लगता है और ब्रिटिशर्स को अपने से ज़्यादा सुपीरियर। यही हो रहा है, दिस वॉज वॉट द ब्रिटिशर्स डिड। यही कंसेप्ट आपके बुक में दे रखा है, बिटवीन अ सेम सिचुएशन बिटवीन रशिया एंड पोलैंड। रशिया ने पोलैंड पे कैप्चर किया और वहाँ के भाषा को बैन कर दिया, पॉलिश लैंग्वेज को, और रशियन सिखाना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो लोग हैं वो धीरे धीरे रशियन बनते चले जाए एंड पोलैंड पूरा का पूरा रशिया में इनकॉर्पोरेट हो जाए। बट जो पोलैंड के लोग थे उन्होंने रशिया को उसी की चाल में मात देने की सोची। उन्होंने क्या किया, अपनी जो भाषा है पॉलिश लैंग्वेज, उसका और से और ज़्यादा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। चर्च में, थिएटर में, हर जगह दे स्टार्टेड यूजिंग मोर एंड मोर पॉलिश लैंग्वेज इन ऑर्डर टू काउंटर द रशियन लैंग्वेज आउटफिट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमको मिलता है, एक बहुत फेमस क्वाइट सिंगर है कैरोल क्रोनुप्स्की। उन्होंने क्या किया, एज सून एज दिस स्टार्टेड हैपनिंग कि रशिया का डोमिनेशन बढ़ता गया और रशिया ने पॉलिश लैंग्वेज में बैन करके रशियन पढ़ाना कंपलसरी कर दिया, शी स्टार्टेड सिंगिंग इन पॉलिश लैंग्वेजेस। वो पॉलिश लैंग्वेज में गाना स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे लोगों को, पोलैंड के लोगों को जागृत करते गए एंड स्लोली पोलैंड काउंटर किया रशिया को एंड इट डिड नॉट बिकेम a bonded labor in the hands of the Russian authority like India। इंडिया में वैसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो ब्रिटिशर्स को ही क्वेश्चन करते हैं उनकी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम पे। आप कभी बड़े हुए इनके बारे में पढ़ोगे, नामवर सिंह है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी क्वेश्चन उठाया था, महात्मा गांधी ने भी क्वेश्चन उठाया था, या क्लास 7th 8th में थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो। इन लोगों ने कहा था कि आप किसी की लैंग्वेज छीन करके उसको कहीं ना कहीं कल्चरली उसको आप डोमिनेट कर उसको गुलाम बना रहे हो, वो गुलाम बन जाता है। ठीक है, कैसे लैंग्वेज वेपन के तौर पे यूज होता है ये मैंने आपको समझा दिया। बट जो मेन थीमेटिक कंसर्न इस वीडियो का वो ये है कि नेशनलिस्टिक जो सेंटिमेंट्स है यूरोप में, वो सिर्फ वॉर रेवोल्यूशन से नहीं फैला है, उसको फैलाने में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है लैंग्वेज का, वो है कल्चर का। जो रोमांटिक्स थे जिन्होंने इमोशन को ज़्यादा महत्व दिया, इमोशन जो उस समय सबसे ज़्यादा नेशनलिज्म का था, उसको पूरे यूरोप में फैलाया और लोगों ने जो मोनार्कियल जो लॉ था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया एंड स्लोली थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखना स्टार्ट करेंगे।